हेलो एवरीवन। तो आज यार एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8 लेते हैं। आज हमें दो टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है, दो कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। पहला है आपका डी ब्रोगली का कंसेप्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट को डिटेल में आज हम देख लेंगे, और उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है। तो बेसिकली आज का पूरा लेक्चर इन दो टॉपिक को डेडिकेटेड होगा। इनके पूरे कंसेप्ट आज हम डिटेल में कर लेंगे, अप टू जेई एडवांस लेवल, जेई नीट, एडवांस जेई, हर एक लेवल पे इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके जो 6th और 7th लेक्चर के हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसकी हमने थ्योरी अच्छे से कर ली है। उसके पहले कुछ क्वेश्चन अच्छे करेंगे जो आपके जेई और नीट में आए हैं, फिर उस कंसेप्ट में आएंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर कितना ले रहे हैं हम? लेक्चर नंबर 8 ले रहे हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, तो सबसे पहले यार क्वेश्चन करते हैं कुछ। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी ट्राई मारो, ठीक है, क्योंकि अब आपको पूरे कंसेप्ट आते हैं। 6th 7th लेक्चर आपने अच्छी तरह कर लिया है, तो आपसे भी अब आपको ट्राई मारने हैं। हर एक क्वेश्चन को पहले पॉज करना, ट्राई मारना, ना हुआ फिर आना, ठीक बात है। और हो जाएगा, डेफिनेटली होगा क्वेश्चन। खुद से ट्राई मारना, उसके बाद आके आंसर चेक करना, ठीक है। मेरा करने का तरीका देखना एक बार, ठीक बात है। अच्छा चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। तो क्वेश्चन है पहला, द रेडियस, कॉपी पेन निकाल लो भाई, देखते ना रहना बस आराम से। द रेडियस ऑफ सेकंड, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट in terms of the Bohr radius, a naught in lithium 2 positive is। आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 2a0/3, दूसरा है आपका 4a0/9, तीसरा है सी ऑप्शन है आपका 4a0/3, एंड फोर्थ वन इज 2a0/9। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2020 में, अभी ही कुछ साल पहले आया हुआ है। अच्छा, करो क्वेश्चन सोल्व, पॉज करो वीडियो को, सोल्व करो। मैं सोल्व करने जा रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने लेक्चर मेरे देख लिए हैं तो जेई मेंस का हो जाए, नीट का क्वेश्चन हो जाए, जेई एडवांस का हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करके देखते हैं, ट्राई मार लो, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, द रेडियस ऑफ ए सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म ऑफ ए बोहर रेडियस ए नॉट इन लिथियम 2 पॉजिटिव बताया। आपसे पूछा कि लिथियम 2 पॉजिटिव का आपको बताना है कि रेडियस कितना होगा सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। तो आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, आपको पता है रेडियस बराबर होता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको रेडियस का एक्सप्रेशन आपको मैं करा चुका हूं, जिसमें ए ही आपका ए नोट होता था, राइट, ए ही आपका ए नोट होता था। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? रेडियस पूछ रहे हैं सेकंड बोहर ऑर्बिट का इन टर्म ऑफ ए बोहर रेडियस ए नोट। तो इसी को हम ए नोट बोलते थे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए नोट एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, राइट, ठीक है। इसी को हम ए नोट लिखते थे, मैं आपको बता चुका था। अच्छा, तो इसी के टर्म में आपको लिखना है, तो बस लिख दो ए नोट। सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, बोहर का सेकंड ऑर्बिट बोल रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। सेकंड बोहर है तो आपका सेकंड बोहर ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 2 हो गई। और जेड की वैल्यू कितनी होगी? लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 3। बस आर आ गया आपका। आर की वैल्यू क्या है? 4a0/3। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सी, खत्म बात, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखो फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन था, और ए भी नहीं कि मैंने बहुत सदियों पुराना क्वेश्चन ले लिया है। ये आपका जेई मेन 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। और नीट वालों को तो फिर अगर जेई में ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो आप नीट में तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसे आएंगे, राइट। जेई से तो नीट का लेवल कम ही होता है ना, कंसेप्चुअल लेवल पे,
ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए उस बराबर हो जाता है जेई मेंस के ही, ठीक है। तो 180 क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए आपका चैलेंजिंग और हो जाता है पेपर। लेकिन आप लेवल तो देख सकते हो ना, अगर जेई का ये लेवल अभी चल रहा है तो नीट का लेवल क्या होगा, राइट। और आप खुद भी प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई करो, आपको दिखेगा कि यार कुछ भी नहीं है यार, सारे क्वेश्चन तो हो रहे हैं। बस बात होती है एक बार कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाएं, एक बार डीप लेवल में आपने फील के साथ पढ़ लिया हो, हर एक चीज का आपको रीजन पता हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चलो, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is -13.6 eV. The energy of second excited state of helium positive ion in EV is, ठीक है। 4 आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करने हैं। आज हमें 8-9 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन आज हमें बहुत ज्यादा करने हैं, राइट। दोनों कंसेप्ट को मिला के आज 6-7 क्वेश्चन हम इसके करेंगे जो आपके 6th और 7th लेक्चर के, और 2-3 क्वेश्चन हम डी ब्रोगली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के भी 2-2 क्वेश्चन उनके भी करेंगे। तो आज हमें क्वेश्चन बहुत करने हैं, तो जल्दी जल्दी करो। ऑप्शन नंबर सी ए है आपका, ऑप्शन नंबर डी है आपका ए है। कब आया हुआ है ए आपका? जेई मेन 2019 में आया हुआ है, जेई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई मारो क्वेश्चन को, पॉज करो और ट्राई मारो। मैं करने जा रहा हूं, आप चेक कर लेना। आई होप आपने ट्राई मार रहे हो बार बार, राइट, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV। ये हमें पता भी है, वैसे इन्होंने इंफॉर्मेशन के तौर पे दे भी दिया। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो -13.6 eV होती है। आपको पता है एक्सप्रेशन, आपको पता है एनर्जी का, राइट। द एनर्जी ऑफ ए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए हीलियम पॉजिटिव आयन इन EV पूछा है, ठीक है। देखते हैं, आपको पता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, बराबर होता है -2 अच्छा EV में लिखना है ना, EV में लिखना है, जूल में नहीं। तो -13.6 Z² बाय n², यही होता है भाई EV पर एटम। एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। अब ये तो याद ही रखना पड़ेगा ना यार। हालांकि मैंने ड्राइव भी करा के दिखा दिया है, लेकिन अब आपको लास्ट में जब क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं उस टाइम तो आपको याद करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो बात करते हैं, यहां से पूछ रहे हैं एनर्जी ऑफ ए सेकंड एक्साइटेड स्टेट। गलती आप कर सकते हो तो इधर ही कर सकते हो कि आप n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। गलती ये कर सकते हो जल्दबाजी में, आप किसी भी रीजन से कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है तो आपने खट से n की वैल्यू 2 पुट कर दी। 2 वैल्यू आएगी क्या? देखो हीलियम पॉजिटिव है, ए हीलियम का इलेक्ट्रॉन है, राइट। हीलियम पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। अच्छा, हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन था। इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? ए आपका n = 1 है, ए आपका n = 2 है, और ए आपका n = 3 है। तो इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? ए इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी। इसकी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट तो इधर होगी ना, ए वाली। जब इलेक्ट्रॉन 2 शेल को कूदेगा वही उसकी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, जब इधर से फर्दर इधर जाएगा सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। बात क्लियर है? तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 3 होगी। बस इतना क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3 की बात कर रहे हैं, तो बस n की वैल्यू 3 पुट करनी थी आपको। z की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। बाकी तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, -13.6, ठीक है। z की वैल्यू हीलियम के लिए z कितना होता है? 2 होता है, तो 2 द स्क्वायर 4 n द स्क्वायर
एन की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू आपकी 3 है सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के लिए, एन की वैल्यू आपकी होगी 3, तो 9 आ जाएगा। आगे सोल्व कर लेते हैं, तो -1 एंड 4 6 तो 5 6 1 तो 1.8 4 तो 1.4 तो -6.04 EV। तो आ रहा है कोई ऑप्शन? देखो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, राइट? आपने खुद ही कर लिया होगा, राइट? कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों से मे भी एक गलती हुई हो, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको छोटी छोटी चीजों का करके इतना सिंपल क्वेश्चन गलत ना हो जाए आपसे, है ना? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसको आप जल्दबाजी में गलत ना समझ लेना कि एन की वैल्यू 2 पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है? यही सिली मिस्टेक्स होती हैं, और कोई सिली मिस्टेक नहीं होती हैं। हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, हमें पता सब होता है, हमें पता होता है कि सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब n = 3 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में तो गलती कर देते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को 10 सेकंड 15 सेकंड ध्यान से समझना है पहले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, राइट? चलो तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, और भी देखते हैं कुछ प्यारे क्वेश्चन। मैं कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन अलग अलग लेवल के लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के लिए, कोई सेम क्वेश्चन नहीं लिया है। आगे बात करते हैं, द किनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the second Bohr orbit of hydrogen, in the second Bohr orbit of hydrogen atom is, ये आपसे पूछा है, आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं, आप ट्राई मारना शुरू कर सकते हो। h²/4π² ma0, b h²/16π² सॉरी ma0, ऑप्शन नंबर सी h²/32π² ma0, h²/64π² ma0 द स्क्वायर, ठीक है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ये आया हुआ है आपका जेईई मेन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। करो ट्राई मारो, ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, मैं करने जा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, बस सोचना है कि क्या करना है, ठीक है? ये नहीं कहूंगा कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? देखो क्या करना है, आपसे क्या बोला है, किनेटिक एनर्जी को पहले ट्राई मार लेना, सोचना बैठ के 2 मिनट की क्या पूछा है, आपको क्या क्या नॉलेज है। जो मैंने आपको कराया है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए जो जो कराया है उसको दिमाग में रिकॉल करो, और इस बार जो क्वेश्चन दिया है उसको सोचो कि क्या पूछा है, क्या गिवन है, और उस अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करो, तभी बात बनेगी। जब तक आप अपने पेन नहीं चलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप इधर अगर अभी देखते रहोगे तो उधर आपके हाथ कांपेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस में जाना है आपको एग्जाम सेंटर में, ऐसे नहीं मेरे स्टूडेंट हो आप जाओ तो कॉन्फिडेंस में जाओ कि आज जा रहा हूं तो 100 में से 100 स्कोर करके आऊंगा जेईई में, नीट में जा रहा हूं तो 180 में से 100 केमिस्ट्री में डेफिनेटली स्कोर करूंगा। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं तो उतना कंटेंट दे दूंगा कि 180 में से 180 आ जाएंगे, जेईई में 100 में से 100 आ जाएंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप जो मैं बोल रहा हूं वो कर रहे हो कि नहीं। तो आई होप आप अच्छे बच्चे हो और कर रहे होगे, राइट? अच्छा, किनेटिक एनर्जी पूछे इलेक्ट्रॉन की सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, ठीक है? देखो किनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होता है, किनेटिक एनर्जी होता है आपका ½ mv², ठीक बात है? अच्छा, अब किनेटिक एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं इन टर्म ऑफ h π के फॉर्म में। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, h π इसके फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो आपको mvr बराबर होता है nh/2π, ये आपको पता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये हम कर चुके हैं, बोहर का पोस्टुलेट था, ठीक है? बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था ये। अच्छा, अब इधर से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आ जाएगा nh/2π इंटू mr। बोलो भाई बात ठीक है? v की वैल्यू ये है, तो इधर v की वैल्यू पुट कर दो, इधर
v की वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ m, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई इधर से n, v द स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा n स्केयर h स्केयर, नीचे 4 इंटू पाई द स्केयर m स्केयर r स्केयर, यही आएगा। बोलो बात ठीक है? ठीक है, ओके। अब r, अब आपका एक्सप्रेशन देखो किस किस में है, h पाई m a नोट, कुछ भी नहीं है देखो, h m, ठीक है, n की वैल्यू तो पुट कर देंगे ना, आपको बोला है सेकंड बोर के लिए, सेकंड के लिए बोला है तो n की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, n की वैल्यू तो 2 आ जाएगी और हम पुट कर देंगे, ठीक है, या पुट ही कर दो, चलो n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू 2 द स्केयर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, 2 द स्केयर 4 हो जाएगा। अच्छा रह क्या गया, r नो, r रह गया ना, r को हमें a नोट के टर्म में लिख लेना है, तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं। r आपको पता है बराबर होता है a नोट n स्केयर बाय z, r बराबर होता है a नोट n स्केयर बाय z। आपको सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, 4 आ जाएगा, z की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है। तो r आपका बराबर आ गया 4 a नोट के, r आ गया, देखो भाई r का एक्सप्रेशन आ गया a नोट के फॉर्म में कि r बराबर है 4 a नोट के, ठीक बात है, ओके। तो r की वैल्यू पुट कर दो 4 a नोट, r की वैल्यू पुट कर दो, चलो नीचे पुट कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। एक m से m तो मर जाएगा, एक m से m मर जाएगा, 4 से 4 मर जाएगा, चलो इतना मर गया बहुत है। ऊपर आया h स्केयर, 2 बचा, पाई स्केयर, m बचा और r स्केयर, तो r स्केयर आपका इधर से आ जाएगा 4 द स्केयर मतलब 16 a नोट द स्केयर, r आपका है 4 a नोट, ठीक है, r का स्केयर हो जाएगा फिर 16 a नोट द स्केयर, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन, तो कितना क्या आया आपका फाइनली, h स्केयर 16 इंटू 2 32 a नोट द स्केयर पाई स्केयर m। देखो ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, 32 है आपका, 32 a नोट द स्केयर पाई स्केयर m स्केयर पाई स्केयर m। ऑप्शन सी a नोट द स्केयर भी है ना, a नोट द स्केयर भी, हाँ स्केयर भी है, ठीक है, ऑप्शन में स्केयर भी है, इधर आप स्केयर लगा दो ना, इधर स्केयर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, h स्केयर डिवाइड बाय 32 पाई स्केयर m एंड a नोट द स्केयर, ठीक बात है। बस आपने क्या किया, किनेटिक एनर्जी आपको ये पता थी, आपने बॉल का पोस्टीरियर लगाया, v की वैल्यू उधर से पुट की, उसके बाद आपको फाइनली आंसर a नोट के फॉर्म में लिखना था, तो आपको r और a नोट के बीच में रिलेशन भी पता है, उधर से आपने r निकाल लिया, r बराबर है 4 a नोट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। फिर बस लास्ट में आपने r की वैल्यू पुट कर दी a नोट के फॉर्म में, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपका एक्सप्रेशन आ गया, कुछ भी नवा नहीं है, देख लो कुछ भी नवा नहीं है, ए भी आपको पता है, ए भी आपको मैंने बताया हुआ है और ए भी आपको मैंने बताया हुआ है, बस यूज करना था, बस यूज करना था। तो बस करना, पेन चलाना शुरू कर दो, जब पेन चलाना शुरू कर दोगे ना दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, जब तक चलाओगे नहीं पेन तब तक हाथों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पेन चलाना शुरू कर दो, बस काम अपने आप होने लग जाएगा, ठीक है। चलो ज्ञान ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं आज मैं चलो क्वेश्चन टाइम ज्ञान देना पड़ता है यार, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन है, क्वेश्चन में आपको यदि तो मैं टेक्निक सिखा सकता हूँ ना, मेरा इतना स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं क्लास के थ्रू ही सोचता हूँ कि आपको जितनी टेक्निक समझा सकूँ उतनी समझा दूँ, राइट। चलो, और काफ़ी लोग बात ये भी है कि जेई और नीट के क्वेश्चन से डरते हैं, कंसेप्ट थोड़ा बहुत कहीं से समझ भी लेते हैं, बुक से समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन से डरते हैं, क्वेश्चन होते नहीं है। तो क्वेश्चन का डर तो मैं ही खत्म कर सकता हूं, आपका मेरी जिम्मेवारी है। ओके चलो आगे करें, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है आपका द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट emission line in a Balmer series of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन आ गया भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, ऑप्शन दिए हैं आपको 5/36R, 36R, 9/400R,
ऑप्शन सी इज 7/6R एंड ऑप्शन डी इज 3/4R। ए आपका जेई मेन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ट्राई मारो, करो भाई, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, मैं करने जा रहा हूं। देखो क्या बोला है, वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट इमिशन लाइन इन ए बाल्मर सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा हुआ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछा हुआ है फर्स्ट इमिशन लाइन, आपको बताया हुआ है मैंने। फर्स्ट इमिशन लाइन का मतलब क्या? पहली बात तो बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज के लिए बोलो क्या होगा, क्या कौन सी वैल्यू फिक्स होती है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या बाल्मर सीरीज के लिए NF = 2 फिक्स होता है कि बाल्मर सीरीज में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो फाइनली 2 पे गिरेगा आके? ये आपको पता है। ठीक है, बाल्मर सीरीज के लिए NF की वैल्यू 2 होती है। फर्स्ट इमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन था, ये आपका अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं, ठीक है, ये आपके अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं तो आपका इलेक्ट्रॉन था सेकंड शेल में, है ना, इलेक्ट्रॉन था आपका, मतलब फाइनली इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड में, है ना। तो पहले आपका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर होगा, थर्ड से ही सेकंड में आ रहा होगा। फर्स्ट इमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो फाइनली और थर्ड से सेकंड में आ रहा है, क्योंकि फाइनली उसे आना तो सेकंड में ही है। तो फर्स्ट इमिशन लाइन का मतलब कि n की वैल्यू आपकी, मतलब जो Ni है वो आपका 3 है। ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं, डायरेक्ट बता चुका हूं आपके थ्योरेटिकल पार्ट में कि फर्स्ट इमिशन लाइन का मतलब बाल्मर के लिए 3 हो जाएगा, लाइमन के लिए फर्स्ट इमिशन लाइन क्या होती? 2 होता। समझ है ना? ठीक है, ये चीज हम कर चुके हैं। तो बस आपको पता है, फिर अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो आपको बस इतना पता लग गया है कि Ni की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। डेट्स ऑल। वेव नंबर पूछा हुआ है तो वेव नंबर आपको पता है, मतलब 1/λ बराबर होता है R, है ना, Z², 1/NF², 1/Ni²। मेन तो बस यही था कि Ni पता हो और आपको ये पता हो कि बाल्मर सीरीज के लिए NF की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट नहीं देंगे कि NF की वैल्यू 2 है, आपको बस बोल देंगे इस सीरीज की बात हो रही है, फिर आपको पता होना चाहिए कि बाल्मर सीरीज के लिए NF की वैल्यू 2 होती है। राइट, ओके। तो वेव नंबर आपका बराबर हो जाएगा R, Z हाइड्रोजन ही है, हाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, NF 10⁻⁴ 9, ठीक है, 3 10⁻⁹ तो ऊपर 5 था, 5/36, 5/36R, 5/36R है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज ओवर करेक्ट आंसर। ठीक बात है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस हमने सिंपल इक्वेशन लगाई और क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक बात है, चल रहे हो, जाग रहे हो? ठीक है, देख लो भाई, यही है आपका, यही है आपका जेई में, यही है आपका नीट। अभी नीट के भी 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो समझ जाओ, बस यह कि डिपेंड ये करता है कि घंटे घंटे के 1-1 2-2 घंटे के लेक्चर देख कौन पा रहा है। सब देख भी तो नहीं सकते ना, आधे लोग तो लगे हुए हैं स्ट्रैटेजी देखने में, 5 मिनट की स्ट्रैटेजी। आज हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली, कल हमने नवी स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली, और उसमें व्यूज भी आते हैं। इसीलिए व्यूज आते हैं क्योंकि वो लोग देखना पसंद करते हैं, उन्हीं का फिर सक्सेस होता नहीं है, उन्हीं को फिर बाद में सिलेक्शन उन्हीं को नहीं मिलता है। आपको शायद कड़वी लग रही हो बात, लेकिन सच्चाई यही है, जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं देखते ही रह रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है, चुप करके पढ़ना होता है, मुझे तो इतना पता है। ठीक है, और ऐसे ही करके मैंने अपने काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन निकलवाया है। कोई इधर आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे देता है। ठीक है, कुछ हाँ कुछ गाइडेंस ठीक है, लेकिन रोज ही रोज स्ट्रैटेजी देखना यार, फिर उसमें फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा यार, सिंपल सी बात है। चलो आज मुझे लगता है कि मेरे अंदर का ज्ञानी बाबा जागा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ज्ञान देते जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन क्या है? द शॉर्टेस्ट wavelength of hydrogen atom, the shortest wavelength of hydrogen atom in the
in the Lyman series is lambda 1. Okay, the longest wavelength in the Balmer series, is in हीलियम पॉजिटिव इज। ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन है पहला 36 लैम्डा 1/5, ऑप्शन बी है आपका 5 लैम्डा 1/9, ऑप्शन सी है आपका 9 लैम्डा 1/5, ऑप्शन डी है आपका 27 लैम्डा 1/5। ये आपका क्वेश्चन कब आया है? जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई मेन 2020 में आया है। चलो ट्राई करो। देखो क्या बोल रहे हैं, आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्या बोल रहे हैं? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए लाइमन सीरीज इज लैम्डा 1। लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन एटम की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसकी वैल्यू है लैम्डा 1। आपसे पूछा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ ए हीलियम पॉजिटिव आयन। आपको हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू दी है लैम्डा 1, और आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है किसकी? हीलियम पॉजिटिव आयन की बाल्मर सीरीज के लिए। ठीक बात है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज भी सब पता है। आपको पता है क्या बताया था मैंने आपको? एनर्जी डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोल भाई, कराया है? ऐसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सब कराया हुआ है यार आपको। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए लाइमन सीरीज इज ए लैम्डा 1। अच्छा, तो आपको पता है, कहां लिखे? इधर लिखते हैं। 1/λ1 आपको पता है बराबर है R। 1/λ1 बराबर है R जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर 1/NF द स्क्वायर 1/NI द स्क्वायर। ये आपको पता है। ठीक है, आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू दी है लैम्डा 1 हाइड्रोजन एटम के लिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, है ना? सॉरी, शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, वेवलेंथ कम। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी डिफरेंस हमारा ज्यादा हो। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा का मतलब कि Ni की वैल्यू इन्फिनिटी हो। आपको करा चुका हूं, Ni की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए आपको NF की वैल्यू तो पता ही है। लाइमन सीरीज के लिए NF की वैल्यू आपकी कितनी होती है? लाइमन सीरीज के लिए आपकी NF की वैल्यू होती है 1। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब Ni आपका इन्फिनिटी होगा। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, वेवलेंथ कम। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो NF आपका 1 है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस बहुत हो गया। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। ठीक बात है, ओके। बस इसमें पुट करो तो 1/λ1 आपका आ जाएगा, है ना? R जेड की वैल्यू तो 1 ही है आपकी। NF आपका था 1, तो 1 इन्फिनिटी था तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो 1, तो आपका इधर से लैम्डा 1 क्या आया? इधर से लैम्डा 1 आ गया आपका 1/R, है ना? इधर से लैम्डा 1 आ गया आपका 1/R, ये 1 ही हो गया। ठीक है, तो इधर से R आया तो 1/λ1 बराबर R के, तो लैम्डा 1 बराबर आ गया 1/R के। ठीक बात है, ओके। अभी तो आपने ये निकाल लिया। अच्छा, आगे द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इन हीलियम पॉजिटिव आयन पूछा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, पहली बात तो बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज के लिए NF की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। बोलो ठीक बात है ना यार, दिमाग चल रहा है ना आपका? इतना तो बुद्धि चल रही है आपकी, इतनी चल रहा है। ठीक है, बाल्मर सीरीज के लिए NF की वैल्यू 2 होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब Ni की वैल्यू मिनिमम होगी, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम। Ni की वैल्यू मिनिमम मतलब वही बात होगी ना, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, तो मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होगी। अच्छा, Ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? Ni की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है बाल्मर सीरीज के लिए, क्योंकि 2 पे तो उसे आना ही है, तो 3 से मिनिमम पे आ सकता है, 3 से 2 पे आ जाए। Ni की मिनिमम वैल्यू बाल्मर सीरीज के लिए 3 होगी। ठीक है, तो बस निकालो।
1 बाय लैम्डा, फिर से लगाओ ये इक्वेशन, 1 बाय लैम्डा बराबर आर जेड स्केयर। तो जेड, अब हीलियम की बात हो रही है तो जेड की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 2 हो गई, तो 2 द स्केयर 4 हो गया, 2 द स्केयर 4 हो गया। ठीक बात है, जेड द स्केयर 4 हो गया। उसके बाद 1 बाय एन एफ, एन एफ की वैल्यू, एन एफ आपका 2 है बाल्मर सीरीज के लिए तो 4, एन आई आपका 3 है तो 9 आ गया, 3 द स्केयर 9। देखते हैं क्या आया, 1 बाय लैम्डा आर 4, नीचे आया 36, ऊपर आया 5, ऊपर आया 5। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर 5 आ गया, नीचे 36 आ गया। उसके बाद इसको अगर इधर से एक कट जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, 4 से कट जाएगा 9 आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय 9 आर, ये आया 1 बाय लैम्डा बराबर आया 5 आर बाय 9 के। ठीक है, 1 बाय लैम्डा आपका आ गया 5 आर बाय 9 के। और आपको इसके फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है लैम्डा 1 के फॉर्म में। तो आपको पता है लैम्डा 1 बराबर होता है 1 बाय आर के, लैम्डा 1 बराबर होता है 1 बाय आर के। और आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछिए ना, तो लैम्डा की पहले इधर से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो लैम्डा आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा आपका हो जाएगा 9 बाय 5 आर, लैम्डा आपका हो जाएगा 9 बाय 5 आर, 1 बाय लैम्डा इसके बराबर था तो लैम्डा हो जाएगा आपका 9 बाय 5 आर के। अब आपको 1 बाय आर पता है कि 1 बाय आर बराबर होता है, 1 बाय आर आपका बराबर होता है किसके, लैम्डा 1 के। लैम्डा 1 के बस पुट कर दो, जो आपने निकाला था वही पुट कर दो। तो बस 9 बाय 5, 9 बाय 5, तो हाँ 9 बाय 5। ठीक है, तो इधर से हमने पुट किया, तो उसके बाद हमारे पास क्या आया लास्ट में, तो हाँ 1 बाय आर जो है आपका 1 बाय आर था, 1 बाय आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा 1, तो 9 लैम्डा 1 बाय 5 आया। ठीक बात है, तो कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। पहले आपको जो आपकी जो एक डाटा दिया था, इतने से आपने लैम्डा 1 निकाल लिया, लैम्डा 1 आपका आया 1 बाय आर के, क्योंकि लाइमन सीरीज की बात हुई है, लाइमन सीरीज के लिए एनएफ की वैल्यू 1 होती है और आपका एनआई क्या होगा, एनआई आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात हुई है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हुई है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनआई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इधर से आपने लैम्डा 1 निकाल लिया था, 1 बाय आर के बराबर आया। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए एनएफ की वैल्यू 2 होती है, आपको पता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है, मतलब एनआई की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है बाल्मर सीरीज के लिए, एनआई की वैल्यू 3 हो सकती है। और पुट किया आपने तो ये चीजें आई आपके पास। ठीक है, ये चीजें आई 5 आर बाय 9, तो इधर से आपने लैम्डा निकाला और लैम्डा का एक्सप्रेशन ये आया। फाइनली फिर आपने 1 बाय आर की जगह लैम्डा 1 पुट कर दिया, तो आपका 9 बाय 5 लैम्डा 1 आया, 9 लैम्डा बाय 5 आया। जो भी है, जैसे भी आप बोलो, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक बात है, बोलो भाई, बात क्लियर है? ओके, तो ये आपके मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आपके जेईई या नीट में आए हुए हैं। तो ये आपके कंप्लीट कवरेज कर देते हैं। आपको मैंने सब चीज के क्वेश्चन करा दिया, रेडियस का क्वेश्चन करा दिया, एनर्जी का क्वेश्चन करा दिया, मोमेंटम का यूज करके क्वेश्चन करा दिया, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम का, स्पेक्ट्रम का यूज करके क्वेश्चन करा दिया, वेव नंबर का क्वेश्चन करा दिया। सारे क्वेश्चन मैंने आपको हर एक वैरायटी के करा दिए हैं, हर एक फॉर्मूले को आपको यूज करके दिखा दिया। और आपके इसीलिए मैं जेईई या नीट के ही क्वेश्चन लेता हूं, किसी बुक के क्वेश्चन नहीं लेता हूं, कि आपको एग्जैक्ट लेवल पता लगे कि जेईई या नीट का एग्जैक्ट लेवल क्या है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। अब आते हैं अपने जो 2 कंसेप्ट आज हमें करने थे। चलो बात करते हैं, हेडिंग डालो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंसेप्ट को, या डी ब्रोगली कंसेप्ट करके आप हेडिंग डाल सकते हो। ओके, देखो अभी तक क्या हुआ था, अभी तक कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि लाइट का, कुछ बोल रहे थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर है ना। ये सारी स्टोरी हम देख चुके हैं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, कुछ लोग बोल रहे थे वेव नेचर है। हमने मैक्सवेल की थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की भी थी। ओके, लाइट का कुछ लोग बोल रहे थे पार्टिकल नेचर है, कुछ लोग वेव नेचर बोल रहे थे। आगे फिर आइंस्टाइन भाई साहब ने प्रपोज किया, आइंस्टाइन भाई साहब ने बोला कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, मतलब लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट में दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ये आइंस्टाइन ने प्रपोज कर दिया था। फिर आए डी ब्रोगली भाई साहब। डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला, इन्होंने तो बोला था कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला
कि हर एक मैटर पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो कि किसी वेलोसिटी से चल रहा है, हर एक पार्टिकल जो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, उन सब में वेव नेचर होता है, उन सब में वेव नेचर होता है। आइंस्टाइन तो बात की थी लाइट के लिए कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। डी ब्रोगली भाई साहब ने नवा कंसेप्ट लेके आए जिसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और उसके बाद आगे हम एक और देखेंगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बोहल्स मॉडल में कुछ कमियां थी। आगे मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में आपको बोहल्स मॉडल की लिमिटेशन कराऊंगा, क्योंकि ये कराने के बाद ही उसकी लिमिटेशन कराने का आपको समझ आएगा। तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या कमियां थी। क्योंकि देखो बोहल ने क्या माना था, बोहल की थ्योरी किस पे डिपेंड थी, बोहल का मॉडल किस पे डिपेंड था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। बोहल का मॉडल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड था। उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल नेचर है। लेकिन आगे जाके डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है। कुछ लिमिटेशन है, हालांकि बोहल मॉडल काफी हद तक सक्सेसफुल था, लेकिन कुछ लिमिटेशन थी, उसको आगे मॉडिफाई किया गया और उससे एक आपका नवा मॉडल का जन्म होगा, जो कि फाइनल आपका मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, उसको देखेंगे। चलो फिलहाल आज अभी इस पे बात करते हैं। तो इधर से डी ब्रोगली भाई साहब आए, जिन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला, आप डाल सकते हो अब हेडिंग, डी ब्रोगली कंसेप्ट। आते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट में। अच्छा, कुछ लोग डी मतलब उनके स्पेलिंग वैसे डी ब्रोगली है, लेकिन उनका शायद प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रोगी नाम से, है ना, या डी ब्रोजी, ऐसा कुछ भी नाम से प्रोनाउंस किसी और वे में करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, ना आपको पड़ता है ना, हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो पहली बात डी ब्रोगे ही बोलते हैं आई थिंक, हाँ ठीक है। तो हमें तो कुछ नहीं मतलब है, हम डी ब्रोगली ही बोलेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डी ब्रोगली कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक बात है, ओके। डी ब्रोगली कंसेप्ट ने क्या बोला था? सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि ऑल मैटर पार्टिकल, ऑल या मूविंग पार्टिकल लिख लो, ऑल मूविंग पार्टिकल पोसेस वेव नेचर। ये इनकी एक छोटी सी स्टेटमेंट थी। एक इन्होंने दिया था, डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें वेव नेचर होता है, तो उसमें वेव नेचर होता है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, ठीक बात है। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि मान लो कोई पार्टिकल, जैसे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, वो किसी पार्टिकल का मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक बात है, ओके। तो इन्होंने बोला तो वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसमें वेव नेचर होता है। तो अगर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसमें कुछ वेव नेचर होगा, तो उसकी जो वेव लेंथ होगी, उस वेव की जो वेव लेंथ होगी, वो इन्होंने बोला था वो बराबर होगी, लैम्डा बराबर होगा h/mv के। दैट्स इसी फॉर्मूले को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक बात है। तो सबसे पहली बात, डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या बोला था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसमें वेव नेचर होता है और उसकी वेवलेंथ होती है h/mv, उसकी वेवलेंथ होती है h/mv। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर मैं अभी मूव कर रहा हूं, ऐसे मैं जा रहा हूं, तो क्या मैं वेव हूं? क्या मैं वेव की तरह बिहेव कर रहा हूं? क्या मैं आपको ऐसा वेव की तरह दिख रहा हूं? नहीं ना, वेव की तरह नहीं दिख रहा हूं। फिर मतलब क्या बात बनी इसमें? देखो समझो, थोड़ा और डीप में जाएंगे ना, मैं ऐसे इतने पे तो छोड़ नहीं दूंगा, ये आपको भी पता है। मैं चल रहा हूं, मैंने बोला कि मैं चल रहा हूं, तो इनके अकॉर्डिंग कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसकी वेव नेचर होता है। तो मतलब मैं अभी चल रहा हूं या आप चल रहे हो तो आप में वेव नेचर है, आप वेव की तरह चल रहे हो। देखते हैं, देखो मान लो एक बंदा है ना, एक
बंदा है, जैसे मान लो आप ही हो और आपका नाम है क्या, आपका नाम है चोमू, ठीक है, तो आपका नाम है चोमू, ठीक है, आपका भार है लगभग मान लो 100 किलो, ठीक है, 100 किलो मान लेता हूं, ठीक है भाई, मान लेता हूं आप अच्छे खासे हो, मेरे से 2 गुना हो ठीक है, तो 100 किलो आपका भार है। अच्छा, मान लो आप 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हो, ठीक बात है, आप 100 किलो के आदमी हो और 10 किलोमीटर की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हो, आपकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक बात है, ओके। तो अगर मैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ देखना चाहूं, अगर आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ मैं इसकी देखना चाहूं, आप 100 किलो के आदमी हो, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हो, तो अगर मैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करूं तो आपकी क्या आएगी 6.632 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय m, ठीक है, मास आपका कितना है 100 किलो, मास है आपका 100 किलो, ठीक है, तो ए आ गया, वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हमने पुट कर दिया, तो इधर से क्या आया 10⁻6.632, इधर नीचे आया आपका क्या 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, तो ये ऊपर गया, ठीक है, तो ये -40 हो गया। ये आपकी वेवलेंथ आई, बोलो भाई, ये आपकी वेवलेंथ है आ गई, ठीक है, नीचे 10⁻6 था, ऊपर गया 10⁻40 हो गया, ये आपकी वेवलेंथ आई। मतलब आप जो चोमू हो और आप कि वेवलेंथ, जब आप इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो इतना भार लेके, तो आपकी वेवलेंथ जो है वो इतनी है, आपकी वेवलेंथ जो है इतनी है, ठीक बात है। अच्छा, अब बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं इसी टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आपको मास पता है कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है, और इस आपका इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको, लेट्स से मान लो वेलोसिटी, आप मान लो लेट्स से कि वेलोसिटी आप क्या मान लो, लेट्स से ए मान लो, ठीक है, 2 इंटू 10⁻6, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इतनी मान लो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप यही मान लो, अभी कैलकुलेशन हम में ज़्यादा नहीं जाएंगे, मान लो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, वैसे भी आपको पता है 10⁻6 के फॉर्म में ही है, ठीक है, और कैलकुलेशन सिंपल कर लेते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक बात है। आप कैलकुलेशन चाहो तो एग्जैक्ट कर भी सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है। मान लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी इतना है, मतलब मैं ऑर्डर के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि इतने ऑर्डर का उसका मास होता है, उसकी पावर 10⁻31 होती है, आगे 9.1 है, लेकिन उसकी ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर उसका 10⁻31 होता है। इस तरह वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10⁻6 मान लो, ठीक बात है। तो इसका अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें तो बराबर होगा 6.632 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 10⁻31 10⁻6। तो देख लो भाई क्या आ रहा है 6.632, 31 है, एक कटा 3 आया, 10⁻3 ये ऊपर गया तो 9 आया, है ना, तो 9 आया, यही आएगा। अच्छा, तो ये आपकी वेवलेंथ आई इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपकी वेवलेंथ आई इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आई आपकी किसके लिए, चोमू के लिए। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है, ए वेवलेंथ देखो कितनी छोटी है, 10⁻⁻40, 10⁻⁻40 मतलब 0.0000000000, ऐसे मैं 40 बार लिखता जा रहा हूं, ऐसे मैं 40 बार लिखता जा रहा हूं, उतने जीरो के बाद तो कोई पॉइंट आ रहा है, उतने जीरो के बाद कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब ये वैल्यू निग्लिजिबल है, ये वैल्यू निग्लिजिबल है, और हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर कर सके। इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर करने वाला हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमें, इसलिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम इसकी वेवलेंथ निग्लिजिबल के करीब होती है, इसलिए हमें अपना वेव नेचर नहीं दिखता। जब चोमू 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है तो उसको वेव की फॉर्म में नहीं दिखता है। वो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, निग्लिजिबल वेवलेंथ होती है, तो इसके कारण उसका वेव नेचर भी निग्लिजिबल होता है। इसी कारण उसका वेव नेचर भी निग्लिजिबल होता है लेकिन ना के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नहीं होता है, ठीक है, होता है लेकिन हमें बोल सकते हैं नहीं होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो मेजर नहीं कर सकते तो हम बोल देंगे कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन होता है।
समझ रहे हो ना, फील समझ रहे हो कि इतनी छोटी है कि इसको मेजर ही नहीं कर सकते। निग्लिजिबल है, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू निग्लिजिबल आ रही है, लगभग जीरो के बराबर ही आ रही है, बहुत छोटी आ रही है, जिसको मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए जो आपका डी ब्रोगली का कंसेप्ट है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के लिए। आप क्लियरली देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन की लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁹ की है, इतना हम मेजर कर सकते हैं। ये तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इतनी वेवलेंथ, इतने ऑर्डर की वेवलेंथ को मेजर कर सकता है, लेकिन ये तो बहुत छोटी हो गई ना, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का पूरा कंसेप्ट अगर मैं एक बार में बोलूं तो डी ब्रोगली भाई साहब क्या बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी कुछ उसमें वेव नेचर होगा, ठीक है। उन्होंने उसका वेव नेचर का फॉर्मूला दिया था कि लैम्डा मतलब जो उसका वेव होगा, वेव नेचर होगा, मतलब वो वेव के फॉर्म में है, तो उस वेव की जो वेवलेंथ है वो h/mv के बराबर होगी। तो फिर मैंने आपको बोला कि ऐसे फिर जैसे आप चल रहे हो तो आपकी वेव, मतलब आप वेव हो क्या, तो उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी कि मान लो चोमू लिया तो इसकी वेवलेंथ बहुत निग्लिजिबल आ रही थी, इस करके इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसमें कोई वेव नेचर नहीं है या निग्लिजिबल है। हम ये बोले, मोर प्रिसाइसली ये बोले कि निग्लिजिबल है, ठीक बात है। और इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर आपको वेवलेंथ इतनी दिख रही है, मतलब हाँ इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट था, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में सिग्निफिकेंटली अप्लाई होता था, सिग्निफिकेंटली अप्लाई होता था किसमें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, है ना। अपनी लाइफ में इतना रोल नहीं आता इसका, है ना, अपने लाइफ में, जो क्योंकि हम बिग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, जैसे मेरा मार्कर है मैक्रोस्कोपिक है ना, मेरी शर्ट है मैक्रोस्कोपिक है। हम माइक्रोस्कोपिक से डील नहीं करते अपने रियल लाइफ में। हम अपने रियल लाइफ में ऐसे इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं करते ना कि अरे एक इलेक्ट्रॉन लेके आना, ऐसा तो नहीं बोलते ना, ठीक है। तो हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से। तो ये आपका यार डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट था, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले और भी हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक बात है, ओके, अच्छा, ठीक है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। आगे और देखते हैं कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि लैम्डा जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ को बराबर होता है h/mv के, ठीक है। मतलब और m और v क्या होता है, m और v मोमेंटम होता है, तो इधर हम h/p भी लिख सकते हैं। p आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को। m और v का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, तो h/p आपका मोमेंटम हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो mv को बस मैंने मोमेंटम लिख दिया क्योंकि mv मोमेंटम ही होता है, ओके। अब इसको आगे और क्लासीफाई कर सकते हो। देखो यार, आपको जो p²/2m बराबर होता है किनेटिक एनर्जी के, इसको मैं चाहूँ तो ड्राइव भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसको फिजिक्स में ड्राइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। इधर अभी काम का नहीं है, ठीक है, तो इधर हम ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहो तो अपने लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है ड्राइव करना हो कर लेना, कर सकते हो आप, मैं भी बता रहा हूँ। बस किनेटिक एनर्जी का देखो यार, क्या है, 12mv² होता है किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर इन दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर क्या हो गया, 12m² v², तो m इंटू किनेटिक एनर्जी, यही हो गया। दोनों साइड मैंने m से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 12mv² बराबर है m इंटू किनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो 12mv मतलब होता है p², ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी बराबर होगा p²/2m के, p²/2m के। तो ये बस ड्राइव हो जाता, ठीक है। वैसे काम का नहीं है आपका ड्राइव करना, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा चलो, ए आपका फिर ये होता है p²/2m बराबर होता है किनेटिक एनर्जी के। तो इधर से p की वैल्यू निकाल लो, इधर से p की वैल्यू क्या आएगी, p आपका आ जाएगा √2kEm, √2kEm। तो इधर से आप इस p की वैल्यू इधर पुट कर सकते हो, इस p की वैल्यू आपको पुट कर सकते हो। मान लो आपको क्वेश्चन में मोमेंटम या मास और वेलोसिटी की वैल्यू दी ना गई हो, आपको किनेटिक एनर्जी दिया हो, तो आपको तो फॉर्मूला ए यूज करना पड़ेगा। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो आप लैम्डा का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी ये है, ठीक बात है। अच्छा, और किनेटिक एनर्जी को आप फर्दर लिख सकते हो, किनेटिक एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू वोल्टेज,
चार्ज इंटू वोल्टेज होता है आपका किनेटिक एनर्जी। कि मतलब अगर कोई आपके पास पार्टिकल है, उसको आपने v वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया है, आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको आपने v वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया है, मतलब v वोल्टेज उसको एक्सेलरेट किया, तो उसमें कुछ किनेटिक एनर्जी आई। तो किनेटिक एनर्जी का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है? किनेटिक एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू वोल्टेज के। किनेटिक एनर्जी बराबर होता है QV के। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको और भी आगे लिख सकते हो कि H/√2m/QV, 2m/QV। इधर v जो है इधर वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है। तो ए यार आपके लैम्डा के कुल मिला के 2-3 एक्सप्रेशन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लैम्डा का एक्सप्रेशन है, अपने माइंड में रखना है आप। ठीक बात है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे, कुछ एक कंसेप्ट और समझते हैं डी ब्रोगली का, फिर हम चलते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। आई होप एक एक्सप्रेशन क्लियर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल बस चीजें हैं। ओके, आगे देखते हैं कुछ। देखो, थोड़ा वेव के फॉर्म में समझ लेते हैं, थोड़ा वेव के फॉर्म में समझ लेते हैं। इसके में थोड़ी सी इंक भर देते हैं, इंक प्यासा हो गया लग रहा है मार्कर। तो आज आपको डीपीपी मिलेगी, उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, आपको डीपीपी मिलेगी, मे बी डी ब्रोगली कंसेप्ट की ना मिले, लेकिन पहले 6th और 7th लेक्चर की डीपीपी आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मेरा मन किया तो इसमें इस डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, अगर मेरा मन किया तो, नहीं तो अगली डीपीपी में इसके भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो क्या बना रहा हूं मैं, एक्साइटेड हो जाते हो ना आप लोग जब गोला सा बनाता हूं कुछ, कि हाँ चलो कुछ तो बोरिंग से हटा। ठीक है, ऊपर से आपको मेरी ड्राइंग भी अच्छी लगती है, आपको पता है मैं कितनी सुंदर ड्राइंग बनाता हूं, सर्कल देखो मेरे। चलो ठीक है भाई, मान लिया करना यार कि स्पेयर है, इतना अब आपको सहना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये तो ज़्यादा ही खराब हो गया, ये तो हद से ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, बाकी आपको सहना पड़ेगा, मेरी ड्राइंग इतनी सहनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अच्छा मैं क्या बनाता हूं, देखो लेट्स से देखते जाना भाई, कुछ तो बन रहा है। लेट्स से मैंने चीजें बनाई है, क्या बनाया है, आपको कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ना कि ये खेलने वाली चीज आती थी, पता नहीं जो ऐसे ऐसे घुमाते थे उसको, ऐसे पता नहीं क्या होता था, मैं नाम भूल गया, तो वैसे ही कुछ है ना, वैसे ही दिख रहा है। एक्चुअल में मैंने क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉन का वेव के फॉर्म में जो मूवमेंट हो रही है उसको बनाया है। कि मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डी ब्रोगली भाई साहब ने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन आपका वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो ऐसे सर्कल में सीधा सीधा गोल गोल नहीं घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है, वो वेव के फॉर्म में जा रहा है। कि इलेक्ट्रॉन इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ इधर से, ठीक है, तो ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक बात है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखाया बस, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आपका वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक बात है। अच्छा, अभी आप सोचो ये दोनों सेम है, अभी कुछ करता हूं, हरकत करूंगा, टेंशन ना लो। सबसे पहली बात मैंने क्या दिखाया आपको, कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखाया, कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में ऐसा घूम रहा हो सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दे सकते हैं वो, कि इसमें बताओ कि इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, आपसे ये पूछ सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स देखना आसान है, देखना आसान है। अच्छा एक चलो इधर से एक चीज कर लेते हैं और, अच्छा सबसे पहली बात, ये दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों में आपका जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो इन फेज है,
और इसमें जो आपकी इलेक्ट्रॉन की वेव है वो आउट फेस में है, आउट ऑफ फेस में है। मतलब इसका क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, आप सिंपल वे में समझाऊं, अगर वेव जहां से शुरू हुई, शुरू हुई जब वो गई, देखो ये आपका होता है ट्रो, है ना। अरे यार जो हम वेव ने हमने किया था ना, वेव का ये देखा था, ये ट्रो होता है, क्रेस्ट होता है ना। तो ये आपका ट्रो है, ये आपका क्रेस्ट है। तो जहां से आपका शुरू हुआ उधर से आप देखो, एक ट्रो है, एक रेस्ट है, एक ट्रो है, एक रेस्ट है, एक ट्रो है, एक रेस्ट है। तो आपका एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है ट्रो और क्रेस्ट का, रेगुलर वे में ट्रो और क्रेस्ट आ रही है आपकी, और आप गए ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, तो और वापस इधर ही आ गए। तो एक रेगुलर आपको पैटर्न मिल रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो फेस में है। इसी तरह इसमें भी देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से शुरू हुआ, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, तो इधर ही आगे आ गया। तो रेगुलर एक आपको पैटर्न दिख रहा है कि रेगुलर ट्रो और क्रेस्ट आ रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन इधर देखो, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रो और क्रेस्ट का रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये आउट ऑफ फेस है। मतलब इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेस है, और इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा। इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है। इन केस में ही आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। जब इन फेस में होते हैं, उसकी वेव जब फेस में होती है तभी वो स्टेबल होता है, ठीक बात है। अच्छा, क्यों स्टेबल नहीं होता, अगर चाहो तो सोच भी सकते हो। देखो जैसे अगर ये है, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन था, एक गया, एक चक्कर लगा के आया, ऐसे ऐसे घूम के इधर आया, अब मान लो वापस इधर आया, वापस इधर आया। अब अगर ये आउट ऑफ फेस हुआ, अगर ये वापस इधर गया, फिर तो इन फेस में है। आउट ऑफ फेस का मतलब ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया, देखते रहो फ्लो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इधर आया। इधर जब आया, अब एक काम दो कर सकता है, या तो अब इधर से इधर जाए, या तो ऐसे भी तो जा सकता है ना, ऐसे भी तो जा सकता है। अरे जरूरी थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर से नीचे भी तो जा सकता है, ऊपर जाने की जरूरत का। तो अगर ये नीचे आ जाए, मतलब आउट ऑफ फेस हो गया। पहले एक चक्कर उसने ऐसा लगाया, दूसरा चक्कर फिर वो इधर से जाने लग गया। तो जब इधर से जाएगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस का मतलब क्या, कि इसका ए लोब इसके लोब को कैंसल आउट कर देगा अगर ये इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेस हो जाए। कि पहले एक चक्कर लगा के ऐसे आया और इधर जब आया तो इधर से आउट ऑफ फेस हो गया, मतलब पहले फेस इधर था, अब फेस इसका आउट ऑफ फेस इधर हो गया, ठीक है। तो फेस ऐसे होगा तो इसके लोब को कैंसलेशन करेगा, मतलब डिस्ट्रक्ट कर देंगे। और डिस्ट्रक्ट कर देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव ही खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेव ही तबाह हो जाएगी। इसलिए आपका आउट ऑफ फेस वाली चीज अनस्टेबल होती है। आउट ऑफ फेस में आपका इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, ठीक बात है, ठीक है। तो मतलब स्टेबल के लिए यही चीज दो चलेंगी। स्टेबल के लिए मतलब इन फेस होना चाहिए, स्टेबल के लिए आपका इन फेस होना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको नंबर ऑफ वेव पूछें तो नंबर ऑफ वेव आपका क्लियरली आप देख रहे हो कितनी वेव है। इसमें से मान लो शुरू करो, ये आपकी पहली वेव है इधर तक, है ना, एक ट्रो एक क्रेस्ट, एक ट्रो और एक क्रेस्ट मिलकर आपकी एक वेव बनती है। तो ये पहली वेव है, एक ट्रो एक क्रेस्ट, ये दूसरी वेव, एक ट्रो एक क्रेस्ट, तो तीन वेव है। तो नंबर ऑफ वेव कितनी आई इस केस में, एन की वैल्यू आपकी 3 आई। तो नंबर ऑफ वेव कितनी है आपसे अगर पूछे तो नंबर ऑफ वेव आप बोल सकते हो कि 3 है इसमें, ठीक बात है। अच्छा, इस केस में कितनी होंगी, एक ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, तो चार आपके चार ही ट्रो है, चार ही क्रेस्ट है, मतलब नंबर ऑफ वेव कितनी आई आपकी, नंबर ऑफ वेव 4। तो नंबर ऑफ वेव आप निकाल लोगे इजिली, ठीक है। इस केस में देखो नंबर ऑफ वेव कितनी है, इस केस में नंबर ऑफ वेव को डिफाइन ही निकल सकते ना आप, क्योंकि ट्रो क्रेस्ट, ट्रो क्रेस्ट, ट्रो आप कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, ट्रो क्रेस्ट, ठीक है। तो इधर आप कुछ डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि आपकी इधर वेव कुछ ऐसे फॉर्म में आ रही है ना, 3.5 3.5 एन की वैल्यू ऐसे आ रही है। तो कभी भी एन की वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती कि 3 और 4 के बीच में कहीं आ रहा होगा ना, तो ऐसे एन की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक बात है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए तो आपको ये समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए एन की वैल्यू कुछ एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, है ना। एन की वैल्यू एक इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। और आपको ये पता है कि एक ट्रो से दूसरे ट्रो तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। एक ट्रो से दूसरे ट्रो तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का डिस्टेंस उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। आपको क्लियरली ये दिख रहा है, आपको क्या ये चीज समझ आ रही है, कहां लिखे हम, आपको क्लियरली क्या ये चीज समझ आ रही है कि जो आपका 2 पाई आर है, वो बराबर है एन लैम्डा के,
क्या आपको ये समझ आ रहा है क्या कि जो ये सर्कमफ्रेंस है आपका सर्कल का, ये जो सर्कल का आपका सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है क्या 2πr, वो बराबर है n इंटू लैम्डा के, n इंटू लैम्डा के, n जिसमें आपका क्या है नंबर ऑफ वेव, ठीक है, और लैम्डा आपका वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि ए देखो ए आपकी पहली वेवलेंथ होगी, ए आपकी दूसरी है ना, दो ट्रो के बीच में ए ट्रो, ये आपकी पहली वेवलेंथ, ए दूसरी, इसी तरह ये तीसरी, 3 वेवलेंथ आई। तो मतलब आपका जो पूरा सर्कमफ्रेंस है वो कितने लैम्डा से कवर हो रहा है, 3 लैम्डा से। बोलो भाई, ये जो पूरा आपका सर्कमफ्रेंस है 3 लैम्डा से कवर हो रहा है। तो आपको क्लियरली देख रहा है कि सर्कमफ्रेंस एक इंटेग्रल मल्टीपल है लैम्डा का, इंटेग्रल मल्टीपल है लैम्डा का। तो ये एक्सप्रेशन आपको इधर से याद रखना है, 2πr बराबर होता है n लैम्डा के, 2πr बराबर होता है n लैम्डा के। इसी तरह इधर भी, ठीक है, एक वेवलेंथ 2 3 4, तो 2πr बराबर 4 लैम्डा के। इस केस के लिए क्या आ जाएगा आपका, इस केस के लिए आपका बराबर आएगा 2πr बराबर है 4 लैम्डा के, इसके लिए आपका आएगा 2πr बराबर है 3 लैम्डा के, ठीक है, 2πr बराबर है 3 लैम्डा के। इसके लिए नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, है ना, होल नंबर होनी चाहिए, तो n की वैल्यू आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ डिफाइन नहीं होगा, इसलिए आपका इस केस में इलेक्ट्रॉन आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली से ये एक एक्सप्रेशन और ये आया था 2πr बराबर होता है n लैम्डा के, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको बता चुका हूं कि एक क्यों आया, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए उसे हमेशा इन फेस में ही रहना होगा, और इन फेस में रहने के लिए हमने देखा कि इन फेस ऐसी, इन फेस के लिए चीजें थी, और इन फेस को जब हमने ऑब्जर्व किया, इनकी वेव को ऑब्जर्व किया, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सर्कमफ्रेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, सर्कमफ्रेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो आपसे नंबर ऑफ वेव पूछे तो आप बोल सकते हो 3 है, 4 है, ठीक है, और अनस्टेबल है। और आपसे अगर ये पूछें कि कौन सा आउट फेस है तो आप बोल सकते हो इन फेस है, वो आउट फेस है आपका, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। तो 2πr बराबर होता है n लैम्डा के, 2πr बराबर होता है आपका n लैम्डा के। बात क्लियर है? चलो, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी, ठीक है, इतनी सी आपकी बातें थी। या आपसे कभी अगर ये पूछें, अगर मान लो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, वैसे तो मैं आपको बता भी चुका हूं नंबर ऑफ वेव, अगर आपको मैंने वेव के फॉर्म में बता दिया कि आपसे नंबर ऑफ वेव पूछे, आपको अगर डायग्राम दिया हो, जैसे 2 डायग्राम दिए थे, इसकी नंबर ऑफ वेव 3 थी, इसकी नंबर ऑफ वेव 4 थी, है ना, इसमें नंबर ऑफ वेव आपकी 4 थी। अच्छा, आपसे अगर बोले नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, अगर ये बोले डायग्राम के फॉर्म में तो आप देख के बता दोगे। अगर किसी nth ऑर्बिट, मान लो बोल रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी, सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी, आपको ये बताना है, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेव्स होंगी, ठीक है। तो ये होता है बराबर n के, नंबर ऑफ वेव इन nth ऑर्बिट बराबर n के ही होता है, मतलब सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव होंगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव होंगी, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव होंगी। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 2πr बराबर होता है n लैम्डा के, ठीक है। तो n बराबर होगा आपका इधर से 2πr, n बराबर होगा आपका 2πr बाय लैम्डा के, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो डी इधर से वो लिख सकते हो कि 2πr, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख सकते हो h/mv, लैम्डा की वैल्यू h/mv लिख सकते हो, ठीक है। मैं बस दिखा रहा हूं कि n की वैल्यू कैसे आएगी, है ना। तो उधर से आपका, क्योंकि n आपका नंबर ऑफ वेव ही है, n आपका नंबर ऑफ वेव है, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद 2πr mvr बाय h, ठीक है। ये आपका क्या था, नंबर ऑफ वेव, ये आपका नंबर ऑफ वेव था, ठीक है, ये आपने लिखा। और mvr आपका क्या होता है, mvr आपको बोहर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग पता है कि mvr बराबर होता है nh/2π, ठीक है, nh/2π। इधर जो n है आपका क्या है, इधर n है आपका क्या है, nth ऑर्बिट है, इधर n आपका nth ऑर्बिट है ना। ये नंबर, इधर नंबर ऑफ वेव था, इधर nth ऑर्बिट है, राइट। तो इधर से आप पुट करोगे, mvr की जगह अगर पुट कर दो nh/2π, mvr की जगह पुट कर दो nh/2π, तो h ए नीचे भी था, h से h मर गया, 2π से 2 मर गया, तो n ही आ गया। तो an क्या है, a वाला n कौन सा है, a वाला n दूसरा है, देखो a वाला n कौन सा है, a है नंबर ऑफ वेव वाला, नंबर ऑफ वेव वाला n है। और ए एन कौन सा है, ए आपका nth ऑर्बिट वाला, है ना, ए nth ऑर्बिट वाला है।
तो आपको क्लियरली देख रहा है कि नंबर ऑफ वेव जो होंगी वो बराबर होगी n के ही, है ना। नंबर ऑफ वेव जो है वो बराबर होगी n के ही, इसलिए मैं लिखा कि नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट अगर बोले तो n के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे कि सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी तो आप बोल देना 2 चुप करके, ठीक है। तो ये आपकी सारी बात थी यार डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, बात क्लियर है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम, अब बात करेंगे हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। टाइम कितना हो चुका है? ओके, अभी तो टाइम है अपने पास काफी, हम सही चल रहे हैं, सही स्पीड में हैं। तेज तो नहीं हो गया ना यार आज कुछ? नहीं यार, मैं तेज कभी कराता ही नहीं हूं ठीक है, अपना लेक्चर ही हमेशा लेंथी होता है। अच्छा, आप लोग इंटेलिजेंट हो रहे हो दिन पे दिन, आपको समझ आ रहा है। आज हमने कितना कुछ किया, 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और एक कंसेप्ट कर लिया, पूरा टॉपिक कर लिया, ठीक है, और कम टाइम में कर लिया। तो आपको अब चीजें जल्दी समझ आ रही होंगी। पहले मुझे समझाने में टाइम लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी आपके दिमाग में इतना घुस नहीं रहा होगा। अब धीरे धीरे आपकी भी इंटेलिजेंस ही बढ़ रही है, ठीक है, तो मेरा भी टाइम कम लग रहा है आपको चीजें समझाने में। सफिशिएंट टाइम जितना लगता है उतना मैं लगाता हूं, राइट। ओके, अब बात करते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने बोला क्या था, इन भाई साहब ने, इन्होंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड position and velocity just a second, ज़्यादा खुला हो गया। It is not possible to find position and velocity of microscopic particle with high accuracy. It is not possible to find simultaneously, है ना, या simultaneously भी लिख लेना, simultaneously। ये था हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड सिमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद हाई एक्यूरेसी। मतलब इनके अनुसार ये था कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन और वेलोसिटी, या हमें बोले मोमेंटम भी बोल सकते हैं, पोजीशन या मोमेंटम, है ना। मोमेंटम बोले वेलोसिटी बोले एक ही बात है, इन जनरल मोमेंटम लिखा होता है ना, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद हाई एक्यूरेसी। कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसकी हम एक समय में पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बता सकते हाई एक्यूरेसी के साथ, कि इसकी पोजीशन इतनी है, मोमेंटम इतना है, ठीक है, एक साथ। सिमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, कि मतलब एक फिक्स, मान लो किसी टाइम टी पे हम इसकी दोनों चीजें, मतलब इसकी पोजीशन और वेलोसिटी, ये दोनों एक्यूरेसी से, मतलब एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, बिल्कुल सही नहीं बता सकते। मतलब इनके अनुसार ये था, सिंपल सा अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इनके अनुसार ये था, ये स्टेटमेंट इनकी थी कि ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते विद 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी या विद 100% एक्यूरेसी भी आप लिख सकते हो। समझ रहे हो कि अगर हमें
अगर हम किसी टी टाइम पे उसकी पोजीशन बता दे रहे हैं तो उसकी हम मोमेंटम नहीं बता पाएंगे एक्यूरेसी से। अगर हम किसी टी टाइम पे उसका मोमेंटम बता दे रहे हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का तो उसकी हम पोजीशन नहीं बता पाएंगे एक्यूरेसी से। ठीक बात है। तो उन्होंने फिर एक रिलेशन दिया था कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी मतलब मोमेंटम वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय 4 पाई के होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई के होगा। इन्होंने अनसर्टेनिटी एक प्रिंसिपल दिया था जिसका ये फॉर्मूला था। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या कि स्थिर नहीं है ना, कुछ हम फिक्स नहीं बता पा रहे हैं, कि सर्टन वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। अनसर्टेनिटी है, उसमें कुछ हम पूरा डिफाइन करके नहीं बता पा रहे, मतलब उसमें कुछ एरर आएगा। एक्यूरेसी नहीं है मतलब एरर है। मतलब हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, जैसे हम अभी अपना केस इलेक्ट्रॉन लें तो इलेक्ट्रॉन की हम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ विद हाई एक्यूरेसी नहीं बता सकते। अगर हम किसी एक को हाई एक्यूरेसी से निकालेंगे, मान लो हमने पोजीशन हाई एक्यूरेसी से मेजर कर लिया, तो आपका जो मोमेंटम है वो लो एक्यूरेसी से मेजर होगा। मतलब एक की एक्यूरेसी बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई क्या है। ठीक है। इन्होंने ये बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद हाई एक्यूरेसी। सोचो क्यों होता होगा ये। देखो ये आपका, जैसे अभी हम अपनी बात करें, अच्छा ये जो पूरा कंसेप्ट है ना ये अपने रियल लाइफ में नहीं लगता है। मतलब जो हम देखते हैं, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को नहीं देखते, हम इलेक्ट्रॉन वगैरह को नहीं देखते, हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की। जैसे इसकी मैं बात करूं, इसकी तो हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं। इसकी अगर मुझे टी टाइम में जैसे जा रहा है तो मैं इसकी टी टाइम पे पोजीशन भी बता सकता हूँ, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी बता सकता हूँ, है ना। क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि देखो, क्योंकि किसी की वेलोसिटी मेजर करने के लिए या किसी की पोजीशन देखने के लिए, किसी की पोजीशन और वेलोसिटी देखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अरे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसको देखना पड़ेगा, और उसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। अगर ये मान लो ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, अब इसकी मुझे पोजीशन भी बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। अब इसकी मैं वेलोसिटी और पोजीशन तो तभी मेजर कर पाऊंगा जब ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा। अब कोई चीज अंधेरे, अब मैं लाइट बंद कर दूं सारी, अब तब ये मार्कर चल रहा है, तब तो मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा ना कि इसकी पोजीशन क्या, क्योंकि मैं दिख ही नहीं रहा है। तो किसी चीज को, किसी की पोजीशन मेजर करने के लिए हमें, या वेलोसिटी मेजर करने के लिए उसको हमें देखना तो पड़ेगा। अभी हम देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि इस पर लाइट आके टकरा रही है, इस पर लाइट आके टकरा रही है और वो मेरी आंखों में आके गिर रही है। और जो लाइट टकरा रही है, लाइट के टकराने से इसकी पोजीशन पे और इसकी वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि ये बहुत भारी है, लाइट इस पे गिर रही है। ऐसा तो नहीं है कि अभी ये मेरे पास ऐसे रखा हुआ है, इस पे लाइट गिर रही है तो यार हिलने तो नहीं लगेगा ना, ये हिलेगा तो नहीं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मेरे पे लाइट गिर रही है, लेकिन मेरे पे लाइट के गिरने से लाइट मेरे पे आके टकरा रही है तो उससे मेरी पोजीशन हिल तो नहीं रही है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं ऐसे ऐसे हिल रहा हूं, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूं। इस करके जब मैं इसमें जा रहा हूं, जब मैं वी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पे जब लाइट टकराती है, इस पे जब लाइट टकराती है तो इसकी पोजीशन और वेलोसिटी में कोई खास निग्लिजिबल कोई चेंज नहीं आता है। तो मतलब निग्लिजिबल चेंज आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी पोजीशन और वेलोसिटी में, और हमें दिखता भी है। ठीक है। तो इसलिए हम इसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर कर सकते हैं कि मान लो जा रहा है, मुझे इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी और पोजीशन बतानी है तो मैं मेजर कर लूंगा। ठीक है, मैं मेजर कर लूंगा। ठीक है, हम काइनेमैटिक्स में करते भी हैं, है ना, काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स में हम करते भी हैं। ठीक है, कि वेलोसिटी बता देते हैं, पोजीशन भी बता देते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब, राइट, ये हम कर देते हैं, है ना, मोमेंटम उसका बता देते हैं। लेकिन अब बात करो इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने क्यों बोला ऐसा कि हम नहीं कर सकते मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ फाइंड? क्यों बोला होगा? सोचो। देखो, ए इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो मैं माइक्रोस्कोप लगा के, फील करना, अब मान लो मैं ये माइक्रोस्कोप लगा के इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर कर रहा हूं। अब जब मैंने माइक्रोस्कोप लगाया तो लाइट गिरी इस पे। अब मुझे, अगर मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, मुझे तो ये पार्टिकल तभी दिखेगा ना जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस इलेक्ट्रॉन से आएगी। कोई चीज हमें तभी दिखती है ना जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप मुझे अभी देख पा रहे हो तो इसी करके देख पा रहे हो क्योंकि मेरे पे आके लाइट गिर रही है, और ये लाइट गिर के मेरे से लाइट टकरा के कैमरे पे गिर रही है, इसी करके मेरी इमेज, मेरी फोटो कैप्चर हो रही है, इसी करके आपको सब कुछ दिख रहा है। अब जब मैं लाइट बंद कर दूं सारी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी नहीं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी नहीं, इस करके मैं आपको दिखूंगा भी नहीं अगर मैं अभी सब लाइट बंद कर दूं। तो हम दिखते तभी हैं जब हमसे लाइट मेरे
इधर से आके टकराई और आप जो सामने ऑब्जर्वर है उसकी आंखों में गिरती है, तभी ऑब्जेक्ट दिखता है। तो अब इलेक्ट्रॉन में लाइट गिरी, मतलब फोटोन्स ऑफ लाइट आए, है ना, फोटोन्स ऑफ एनर्जी आई। तो फोटोन्स जब आए, आपको पता है जब फोटोन्स आएंगे तो इसको हिला देंगे, है ना। जैसे आपका फोटोन है, ठीक है, ये फोटोन है, इधर से ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका फोटोन है, ये आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, ये आपका आ रहा है। मैं ऐसे अब इसको मैं इधर से मैंने माइक्रोस्कोप लगाया, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए मुझे अगर इसकी मेरी पोजीशन मेजर करनी है तो इधर से कुछ जो इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जो इस पे मैं लाइट फेंकूंगा और रिफ्लेक्ट होगी, वही माइक्रोस्कोप पे दिखेगी, तभी तो मुझे इसकी पोजीशन पता लगेगी, है ना। देखने के लिए इस रिफ्लेक्टेड लाइट का ही यूज होता है। तो इधर से फोटोन आए, ठीक है, इससे टकराए। अब जब इससे टकराएंगे तो इसकी पोजीशन को हिला देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है और हमने देखा था कि फोटोन जब टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन हिलते हैं, इलेक्ट्रॉन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जब मैंने लाइट इस पे आके गिरी, ठीक है, लाइट आके गिरी और लाइट रिफ्लेक्ट हुई, नो डाउट, लाइट आके गिरी और रिफ्लेक्ट होकर माइक्रोस्कोप में जाके पोजीशन पता लगी कि हाँ इसकी पोजीशन इधर थी। लेकिन जब इसकी पोजीशन पता लग गई तो इसकी हिल गया, मतलब इसका मोमेंटम चेंज हो गया, है ना। पहले ऐसा था, इसमें आके लाइट टकराई, गिरा, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, वेलोसिटी इसकी चेंज हुई। बात समझ रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, बोलो। पोजीशन इसकी हमने डिफाइन कर दी। देखो माइक्रोस्कोप मैंने इधर लगाया था, इधर इस पे एक बार फिर बोल रहा हूं, माइक्रोस्कोप इधर लगाया था, ठीक है। कोई चीज की हम पोजीशन तभी देख सकते हैं जब वो हमें आंखों से दिखे, तो माइक्रोस्कोप लगाया तो मुझे दिखने लग गया। तो जब मैंने ए फोटोन आपके आए तो इधर से इससे टकराए, रिफ्लेक्टेड लाइट आई, माइक्रोस्कोप में गिरी, उसने उसकी पोजीशन बता दी कि हाँ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे था। लेकिन जिस मोमेंट पे उसने बताई कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ए थी, उसी टाइम में ये आपके फोटोन इधर इससे टकरा रहे हैं और फोटोन के टकराने से ऐसे गिरेगा, इसका मोमेंटम चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, किसी डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा, है ना। ऐसे मान लो इस वेलोसिटी किसी v वेलोसिटी से जा रहा था वो, ऐसे फोटोन आके टकराए, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब मोमेंटम चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। तो इसीलिए इन्होंने बोला था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हाई एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लाइट जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को इफेक्ट करती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट ले आती है। और हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ये चीजें नहीं होती। हमारे पे लाइट आके टकरा रही है, लेकिन हमें पोजीशन, और अब मैं चल रहा हूं ऐसे, तो जो लाइट आके मेरे पे टकरा रही है उससे मेरी पोजीशन या वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि लाइट मेरे पे टकरा रही है इसलिए मेरी पोजीशन आगे बढ़ गई, मैं धक्का खा के आगे चला गया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में वो होता है कि इलेक्ट्रॉन में अगर लाइट टकराती है तो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट से हमें पोजीशन तो मिल गई उसकी हाई एक्यूरेसी से, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि उसको धक्का लगा और वो आगे चला गया। तो हम पोजीशन हमने मेजर कर ली, लेकिन हमें मोमेंटम हाई एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको फील करा दिया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जब हमने मेजर की तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि फोटोन जब इस पे आके टकरा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, हेंस मोमेंटम चेंज हो जा रहा है। तो अगर हम पोजीशन को हाई एक्यूरेसी से हमने मेजर कर लिया था, लेकिन मोमेंटम को मेजर नहीं कर पाए, क्योंकि मोमेंट आपकी वेलोसिटी इफेक्ट होगी, वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। पहले मोमेंटम कुछ और था, उसी इंस्टेंट पर मोमेंटम कुछ और हो गया, क्योंकि पोजीशन हमने मेजर कर ली लेकिन मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, तो हम वेलोसिटी पोजीशन को मेजर कर लिया था हमने हाई एक्यूरेसी से, मोमेंटम को नहीं मेजर कर पाया था। या अगर हम मोमेंटम को हाई एक्यूरेसी से मेजर कर लें तो हम पोजीशन मेजर नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। फिजिकली फील भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला था, हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद हाई एक्यूरेसी। आपकी रियल लाइफ में, हमारे रियल वर्ल्ड में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की दुनिया में ही इसकी सिग्निफिकेंस है ना, क्योंकि हमारी दुनिया में हम किसी चीज की मोमेंटम और पोजीशन एक साथ फाइंड कर सकते हैं हाई एक्यूरेसी से, राइट, क्योंकि लाइट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लाइट गिरने से उसकी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक बात है, अच्छा ठीक बात है। तो ये आपका होता है यार, इसकी इक्वेशन होती है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब अनसर्टेनिटी या एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ए बराबर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 के होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 के होगा। इधर से आप कुछ और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, मैं फाइनल लिख रहा हूं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी आपका h/4 के था, ठीक है। इधर से आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स
डॉट डेल्टा वी आपका बराबर होगा h/4 πm के, क्योंकि आपका p बराबर होता है m इंटू वी के, तो डेल्टा p आपका बराबर होगा m इंटू डेल्टा वी के। तो डेल्टा p की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा v की वैल्यू पुट करोगे m डेल्टा v, तो डेल्टा v इधर रख दिया, m को इधर ले गया, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन ये भी बन जाएगा, वेलोसिटी के टर्म में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या मोमेंटम के टर्म में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। दो रिलेशन मैं और बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना, बिलीव मी, उसको दिमाग में रखना, ठीक है। आपके काम आ सकते हैं कभी ना कभी, ठीक है। कराते नहीं है वैसे वो रिलेशन, मैं बता रहा हूं लेकिन आपको कि इसका मैक्स वर्जन आपको करा दूं मैं। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम आपका ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई होता है, याद रखना। अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, ठीक है, ये रिलेशन है इसका। एक और डेल्टा ई डॉट इधर लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा ई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच वी बाय 4 पाई, ये भी याद रखना। v है आपकी वेलोसिटी और e इधर आपकी किनेटिक एनर्जी की बात हो रही है ना, इधर आपकी किनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। एक और याद रख सकते हो कि डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी आपका है h/4 पाई के बराबर। वैसे तो ये चीज तो इसी से आई है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यही होता है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है कि डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय वेलोसिटी को इधर लेके आया, तो डेल्टा एक्स बाय वी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी आपका बराबर होगा, ठीक है, डेल्टा टी के, यू नो, इस रिलेशन से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा टी के, तो बस मैंने उसकी जगह लिख दिया डेल्टा टी, ठीक है। तो ये 5 एक्सप्रेशन आप माइंड में रखना, इसमें से मेजरली यही 2 यूज होते हैं यार, ठीक है, तीनों यूज नहीं होते, लेकिन मैं तब भी लिखा दिया कि जितना मर्जी मैक्स वर्जन का आपको क्वेश्चन आ जाए आप कर लो, ठीक बात है। तो ये बात थी यार अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये था आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बात क्लियर है। क्वेश्चन कर लेते हैं अब जल्दी इनके, ठीक है। यही था इसका कंसेप्ट, ठीक है। डी ब्रोगली का कंसेप्ट क्या था कि हर एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका वेव नेचर होता है, ठीक है। और हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते हाई एक्यूरेसी से, और इसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया कि क्यों नहीं बता सकते हम, ठीक है। इन्होंने तो चलो स्टेटमेंट दे दी, मैंने आपको रीजन बता दिया उसका कि क्यों नहीं हम बता सकते, ठीक बात है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। काम खत्म है, थ्योरेटिकल काम खत्म है आज का अपना। चलो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका, चलो करो सोल्व। द डी ब्रोगली वेवलेंथ of an electron in fourth Bohr orbit is, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं। पहला है 2 पाई ए नॉट, बी है आपका 4 पाई ए नॉट, सी है आपका 6 पाई ए नॉट, डी है आपका 8 पाई ए नॉट। जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। करो सोल्व, मैं कर रहा हूं, आप कर लेना ट्राई। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा इन 4th बोहर ऑर्बिट में, ठीक बात है। आपको पता है 2 पाई आर बराबर होता है एन लैम्डा के, पता है आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ में देखा था हमने, ठीक है। 2 पाई आर बराबर होता है एन लैम्डा के। अच्छा, आपको 4th में पूछ रहे हैं, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 4 है, पुट कर दो। 2 पाई आर बराबर है 4 लैम्डा के। अच्छा, अब आर को ए नोट के फॉर्म में बस हमें लिखना रहता है, हमें लैम्डा पूछा है तो आर को बस ए नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। आर आपको पता क्या होता है, आर बराबर होता है ए नोट
एन स्केयर बाय जेड, ये आपको पता है। आर की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, ए नोट, एन की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 द स्केयर 16, जेड की वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बोहर ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा आर, तो आर आपका आ जाएगा 16 ए नोट, है ना। बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। जब लिखा ना हो, किसी एलिमेंट की बात ना की, तो समझ जाया करो कि हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं। तो आर बराबर आ गया 16 ए नोट, है ना। इस रिलेशन से आपने निकाल लिया। आर की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई 16 ए नोट बराबर है 4 लैम्डा के, तो इससे कट गया, 4 बचा इधर, तो इधर 4 बचा, तो 8 पाई ए नोट बराबर आ गया लैम्डा के, 8 पाई ए नोट बराबर आ गया लैम्डा के। ऑप्शन डी इज ओवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, इक्वेशन दी थी, आपने पुट किया, एन की वैल्यू आपको पता है, आर और ए नोट का रिलेशन आपको पता था, उधर से आपने आर और ए नोट का रिलेशन निकाला, आर की वैल्यू 16 ए नोट आई, उसको आपने पुट किया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक बात है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। अच्छा चलो, मैं बता रहा हूँ 100 में से 100 स्कोर करके आओगे गारंटी से, अगर आपने सारे लेक्चर कर लिए, और 180 में से 180 नीट वाले करके आएंगे। बात है ना, करोगे नहीं आप सारे लेक्चर करके नहीं जाओगे। मुझे पता है ना कितने बच्चे कितना कर पाते हैं, मुझे पता है। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, गारंटी से, लिख के स्टैम्प पेपर पे, लेकिन तब भी आप नहीं करके जाओगे। होते हैं, बता रहा हूँ, नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा, तब भी नहीं करके जाओगे आप। ठीक है, नहीं तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, नहीं तो मेरे सारे सभी स्टूडेंट का 99% आ जाए। देखते हैं आप में से कौन करके जाता है, बाकी ना करें लेकिन आप तो करो। ठीक है, देखो आगे, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, if uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is ये आपका क्वेश्चन है, नीट 2008 में आया हुआ। चलो, एक आधा क्वेश्चन नीट में का भी आ गया, खुश हो गए होंगे कुछ लोग। मैं जेई का क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ यार, क्योंकि आपका फिर नीट का लेवल भी कंप्लीट, नीट के लेवल से आप थोड़ा सा ऊपर ही चल रहे हो। ठीक है, तो आपका दोनों ही कवर हो जाता है, उसके बाद तो आप नीट के क्वेश्चन दबा के करोगे। ठीक है, लेकिन मैं नीट के क्वेश्चन भी बैलेंस वे में लेने की कोशिश करता हूँ जितने ले सकता हूँ। ठीक है, आपको जेई मेन के क्वेश्चन करने से फायदा मिलेगा, नीट वाले स्टूडेंट मेरे पे बिलीफ रखो। ठीक है, आप वैसे तो आपको भी पता ही है यार कि अगर आप जेई के क्वेश्चन कर लेते हो तो आपसे नीट के क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक है, इतने समझदार आप खुद ही हो। अगर मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आता हूँ तो मैं दोनों का माइंड में रख के सोच के ही आता हूँ कि जेई वालों का भी कुछ कमी ना रह जाए और नीट वालों की भी कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, ये आपको सोल्व करना है, करो। चलो मैं कर रहा हूं। देखो, आपको बोला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, मतलब पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी थी वो बराबर है। पहली लाइन में बोल रही है। अच्छा, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है आपको, क्या है ये, आपको कंडीशन दी है, आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो आपको पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होता है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है आपका। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, तो मतलब डेल्टा एक्स की जगह आप डेल्टा पी लिख सकते हो। बोलो भाई, डेल्टा एक्स की जगह आप डेल्टा पी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी द स्केयर बराबर हो जाएगा h/4 पाई के। अब डेल्टा पी क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी, m इंटू डेल्टा वी द स्केयर बराबर होगा h/4 पाई के। तो इधर से फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आपको निकालना है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी द स्केयर आपका आ जाएगा h/4 पाई m द स्केयर। इधर से आपका फिर डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट h/पाई 1/2m। देखो आया, क्या किया आपने,
आपको पोजीशन और मोमेंटम वो बोला गिवन दिया था कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बराबर है, ठीक है, आपने पुट किया। आपको हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पता है कि ये इक्वेशन थी। इसमें आपने डेल्टा एक्स की जगह आप डेल्टा पी पुट कर सकते हो, मैंने पुट किया तो डेल्टा पी द स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई हो गया। डेल्टा पी आपको पता है कि एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो एम डेल्टा वी द स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई लिख दिया। इधर से डेल्टा वी द स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर नीचे चला गया तो एच बाय 4 पाई एम स्क्वायर आ गया। लास्ट में डेल्टा वी आपका होगा अंडर रूट, है ना, इधर से अगर डेल्टा वी स्क्वायर है तो डेल्टा वी लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट एच बाय पाई आ गया, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा तो 2 आ गया, एम स्क्वायर का अंडर रूट एम आ जाएगा तो एम आ गया बाहर, ठीक है। तो डेल्टा वी आ गया 1/2m अंडर रूट एच बाय पाई के, तो ऑप्शन सी इज ओवर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज ओवर करेक्ट आंसर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आज के इस लेक्चर को ओवर करते हैं, आज के इस लेक्चर को ओवर करते हैं। चलो जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, अनसर्टेनिटी इन position, uncertainty in position of electron, मास की वैल्यू इसकी आपको दी है कितनी 9.1 इंटू 10⁻⁻28, इतना कहा है कि यूज करना है। मूविंग विद वेलोसिटी of 3 into 10⁻⁴ centimeter per second, accurate up to 0.001% will be, और आपको बोला हुआ है, आपको दिया हुआ है कि h की वैल्यू आप 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकंड में अर्ग सेकंड में लिख सकते हो, है ना। ERG क्या है, जूल की ही यूनिट है ना। जूल हम लिखते हैं अपने आपके SI सिस्टम में और अर्ज हम लिखते हैं CGS सिस्टम में। अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा हो फिजिक्स में तो एक CGS सिस्टम होता है, उसमें अर्ग की यूनिट होती है, एनर्जी की ही यूनिट है यार बस एक, ठीक है। तो आपको ये बोला, अच्छा ऑप्शन भी लेने हैं आपको, तो ऑप्शन ले लो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 5.76 सेंटीमीटर, सब कुछ आपको दिया ही हुआ है, आपको बस चीजें निकालनी है। 7.68 सेंटीमीटर, सी है आपका 1.93 सेंटीमीटर और डी है आपका 3.84 सेंटीमीटर। ये आपका आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, ठीक है, 1999 में, ठीक है, 1999 में आया हुआ है। चलो करो सॉल्व, करूँ मैं? चलो देखो मैं करता हूँ। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, एक्यूरेट अप टू 0.01% विल बी। आपसे पूछा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी, आपसे पूछा है, आपको बताना है, जिसमें आपको वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है और वेलोसिटी की एक्यूरेसी बताइए कि वेलोसिटी की एक्यूरेसी 0.001 है। 0.001 है कि 3 बार 0 है, 2 ही है, ठीक है, 0.001 है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहली बात देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, घबराना नहीं है, एक्यूरेसी वगैरह देख के। देखो आपको वेलोसिटी दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया कि आपको अगर इससे घबराहट होती है एक्यूरेसी वगैरह से तो कुछ भी नहीं है, अभी देख लेते हैं। वेलोसिटी आपको दी है कि 3 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड है और उसकी उस वेलोसिटी की एक्यूरेसी आपकी 0.001% की है, मतलब v की वैल्यू आपकी इतनी है। तो आपको लेकिन निकालना डेल्टा v है। आपको तो जो आपका हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें तो आपको m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई a है ना, तो डेल्टा v आपको निकालना है। आपको दिया वेलोसिटी हुआ है, उसकी एक्यूरेसी बताइए कितनी है। अच्छा एक्यूरेसी है आपकी, एक्यूरेसी आपकी दी है
0.001%। मतलब अगर परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन में लिखें तो 0.01 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हो, 100 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, तो एक्यूरेसी आपकी इतनी है 0.01 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपकी एक्यूरेसी है। तो डेल्टा वी निकाल लो। डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी बराबर होगा वी इंटू एक्यूरेसी के, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी एक्यूरेसी से, तो आपका डेल्टा वी आ जाएगा। अच्छा, 3 इंटू 10⁴, ठीक है, 0.001 डिवाइड बाय 100। ए आपकी आ गई, ए आपका आ गया डेल्टा वी, है ना। ए आपकी वेलोसिटी इतनी दी हुई थी, देखो आपको बोला था कि वेलोसिटी पार्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और उसकी एक्यूरेसी इतनी है। एक्यूरेसी मतलब एरर की बात कर रहे हैं ना, तो एक्यूरेसी आपको इतनी दी हुई है। एक्यूरेसी आपकी 0.01%, उसको मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो वी आपका इतना था, एक्यूरेसी आपकी इतनी थी, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई एक्यूरेसी। ठीक है, तो डेल्टा वी आपका ये हो जाएगा। तो डेल्टा वी आपका कितना आया? 3 इंटू 10⁴, इधर से 10⁻³ और 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ आया, है ना। 10⁻⁵ होगी एक पूरी टर्म। ठीक है, तो इधर से आपका आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया डेल्टा वी। बस ये डेल्टा वी ही निकालना था, उसके बाद कुछ काम नहीं था। बस आपको सिखाना ही था कि आपको अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज़ की दी हो और उसके साथ उसकी एक्यूरेसी बताई हो तो आपको चेंज निकालना आता हो। वैसे तो सिंपल सी बात है, आप खुद भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं तब भी बता दिया कि बाई चांस कभी उस टाइम माइंड में हिट नहीं करता ना, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी दी थी, लेकिन आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो उसके चेंज निकालना है, अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अनसर्टेनिटी बराबर होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्यूरेसी। तो आपने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल लिया, इतना आ गया 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। तो बस ये इक्वेशन को यूज कर लो। इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आपके पास डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 m डेल्टा वी के, ये आएगा। बस उसके बाद तो क्या है? डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर h की वैल्यू पुट कर दो। h कितना है आपका? दिया हुआ है आपको 6.626 इंटू 10⁻⁻27, है ना। ERG में दिया हुआ है क्योंकि आपका सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज है, तो मतलब सीजीएस सिस्टम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻28, और वेलोसिटी आपने निकाला 0.3। वेलोसिटी आपने निकाल लिया था 0.3। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना है। करो, सोल्व करो। तो इधर से तो कट जाएगा, 10⁻⁻1 बचा ही नीचे, तो ऊपर गया 10 बच गया। तो सोल्व कर लो। सोल्व कहाँ करें इसको हम? चलो इधर करता हूँ। 6.626 इंटू ऊपर 10 बचा, नीचे 4 पाई 9.1 इंटू 0.3 ये बचा। ओके, ठीक है, तो ये आपका बचा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, या कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लेक्चर आई थिंक पहले काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, आप भी सोल्व कर लो। आपको हाथ से करना है, मैं इसलिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा, आपका लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए। 6.26 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 पाई 3.14 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 0.3, तो 1.93 आ रहा है। यस, 1.93 आ रहा है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। इसको जब सोल्व करोगे तो फाइनली आपका 1.93 सेंटीमीटर आएगा। इतना आप सोल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों वाला काम है ये, तो अब आपको नहीं सिखाना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, तो बस दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। 1.93 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस आपको इधर सिखाना क्या था मुझे कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दी है, तो आपको अगर अनसर्टेनिटी निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्यूरेसी से आपको अनसर्टेनिटी मिल जाती है। बस आप एक बार डेल्टा वी निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। राइट, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने पूरा कर लिया, पिछले 2 लेक्चर के हमने क्वेश्चन सारे कर लिए भर भर के। उसके बाद हमने हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लिया, डी ब्रोगली का कंसेप्ट बिल्कुल डेप्थ में दोनों को कर लिया हमने अच्छे से। उसके बाद हमने इनके क्वेश्चन भी कर लिए। तो इधर तक आपका 8th लेक्चर तक सारा काम खत्म होता है। अब हम 9th लेक्चर पे जाएंगे, अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे जाएंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में डील करेंगे। लास्ट
आई थिंक 9, 10, 3 लेक्चर और लगेंगे, बस 3 लेक्चर और लगेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीपीपी जो मिलेगी उसको कर लेना, ठीक है, डीपीपी करके आना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, और बस नोट्स बना रहे हो आई होप आप सब लोग। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ चीजें क्वेश्चन सोल्व करने में या कुछ, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आ रही होगी केमिस्ट्री में, फिजिक्स मैथ में अभी आ रही होगी, बायो में आ रही होगी, उसको भी हम धीरे धीरे सोल्व करना मैं आपका शुरू करूंगा। सोच रहा हूं मैं अभी फिजिक्स बायो में अभी कुछ बता नहीं रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं जब आऊंगा तो अच्छी तरह तसल्ली से आऊंगा उन चीजों पे भी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बस आने वाला है आपका, तो इसको उससे पहले कर लेना। तो हैव ए गुड डे।